हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और आज हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट को सीखेंगे और समझेंगे। तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो टोटल मोटा मोटी 20 से 22 एडजस्टमेंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, फंडा बताऊंगा, बस आपको उस चीज को ध्यान में रखना। आप लोग 20 या 25 या 30 भी अगर एडजस्टमेंट होगा तो आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो जो जो एग्जाम में आता है वही मैं आपको बताना। तो ये जो एडजस्टमेंट आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको सीखो और समझो ऐसे। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वापस एक बार बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि साल के एंड में आपने अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल का साल का एंड क्या होगा? 31 मार्च। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो आपका साल का एंड क्या होगा? 31 दिसंबर। 31 मार्च, 31 दिसंबर को लास्ट में आपके पास कितना स्टॉक बचा आखिर में, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल, कि पूरे साल भर में, कि समझो कि मैंने 10,000 मार्कर खरीदा और 10,000 में से मैंने 8,000 मार्कर बेच दिया, तो बचा कितना मेरे पास? 2,000 मार्कर बचा। और एक मार्कर का वैल्यू कॉस्ट समझो उसका 10 रुपया। इसका मतलब मोटा मोटी मेरे पास 20,000 का मार्कर स्टॉक में है, तो ये मेरा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब मेरे पास 2,000 का मार्कर बचा है, और उस 2,000 मार्कर की वैल्यू कितनी है? 20,000। तो अकाउंट क्या मतलब है? एक तराजू, एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट का मतलब कैसा होता है कि जैसे कि एक, मतलब टू साइड होते हैं। अगर एक तरफ अगर आप 5 kg कुछ रखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको 5 kg रखना पड़ेगा, तभी वो क्या हो पाएगा? बैलेंस हो पाएगा। इसलिए जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना, उसका आपको हमेशा दो इफेक्ट देना है। कुछ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब 1% की पॉसिबिलिटी जिसके 3 इफेक्ट आते हैं, बट 99 पॉइंट जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इफेक्ट आते हैं। तो अकाउंट समझो एक मेजरमेंट है। मतलब एक तरफ अगर आपने 10,000 रखा है तो दूसरी तरफ भी आपको 10,000 रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंट कभी मैच नहीं हो पाएगा, टैली नहीं हो पाएगा। तो टैली करने के लिए आपको हमेशा हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट देना पड़ेगा? दो इफेक्ट देना पड़ेगा। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट हम लोग कैसे देंगे? कहाँ पे आए? तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है। पहला आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। अब ट्रेडिंग की क्रेडिट में कैसे आएगा? तो मैंने इसके पीछे आपको एक लॉजिक बताया था, जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया था, सिखाया था, समझाया था। याद है आपको? नहीं याद है ना? चलो बता दो वापस एक बार। अब पहला जो इफेक्ट है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आएगा? तो जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, तो उस स्टॉक को मैं बेच के मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो सरसों, सरसों मरसों, कभी ना कभी इसको बेचूंगा और दो पैसा मैं कमाऊंगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए इनकम जनरेट करके देने वाला है, मुझे मुझे मतलब पैसा कमा के देने वाला है। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो आपका फिनिश गुड्स है, तो उस फिनिश गुड्स का आप ट्रेड करोगे। ट्रेड मतलब उसको बेचोगे। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बेचना। तो बेचने वाली जो भी एक्टिविटी रहती है, और उस एक्टिविटी में जो भी आप पैसा कमाते हो या फिर जो भी पैसा आप खर्च करते हो, सारे के सारे खर्चे को, इनकम को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग की क्रेडिट में। तो ये मेरे लिए इनकम है। आज नहीं तो कल मैं इसको बेचूंगा तो पैसा कमाऊंगा, तो ये मेरे लिए इनकम है। इसलिए फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे लिए एस्टिमेटेड इनकम है, समझो फ्यूचर अर्निंग इनकम। और दूसरा क्या है? असेट्स है। मतलब जो स्टॉक बच गया, जो स्टॉक बच गया वो मेरी खुद की चीज है। तो जो भी मेरी खुद की चीज रहती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? असेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्रेडिट में आ रहा है, और दूसरा अगर तुम लोग देखेगे ना तो ये डेबिट में आ रहा है, क्योंकि असेट्स असेट्स का मतलब क्या रहता है? डेबिट। तो एक इफेक्ट क्रेडिट में आएगा तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। तो इस तरह हम लोग को अपने अकाउंट को क्या देने का? बैलेंस करना। इसलिए हर एडजस्टमेंट का आपको कितना इफेक्ट देने का? दो इफेक्ट देने का। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का दो इफेक्ट किधर आएगा? पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट में। ट्रेडिंग की क्रेडिट में क्यों आएगा? क्योंकि ये बचा हुआ जो स्टॉक है इसको मैं बेचूंगा और दो पैसा कमाऊंगा। तो ये ट्रेड करूंगा मैं, मतलब बेचूंगा मतलब मैं ट्रेड करूंगा, इसलिए ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि इनकम है। और दूसरा, ये बचा हुआ जो बचा हुआ स्टॉक है किसका है? मेरा खुद का है। तो जो भी अपनी खुद की चीजें थी तो कहाँ पे आती है? असेट्स में आती है, इसलिए वो असेट्स में आ जाती है।
ठीक है, ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉरी। अब दूसरा एडजस्टमेंट होता है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या देने का, पहला इफेक्ट होता है असेट्स में से इसको माइनस करने का, और दूसरा पीएनएल के डेबिट में रिकॉर्ड करने का। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए, पीएनएल को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक लॉजिक दे रहा, बस वो याद रखो कि कभी भी अगर मैं एक्सपेंस की बात करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो, तो कभी भी अगर मैं एक्सपेंस की बात करूंगा या फिर लॉस की बात करूंगा ना, तो आपको हमेशा पीएनएल अकाउंट के डेबिट को याद रखना है। तो कभी भी अगर मैं इनकम की बात करूंगा या फिर प्रॉफिट की बात करूंगा ना, तो आपको हमेशा पीएनएल के क्रेडिट को याद रखना है। तो ये लॉजिक को अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो सारे इफेक्ट आप लोग इजीली दे पाओगे ऐसा। ठीक है, तो देखो, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या रहता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। तो जब आपके असेट्स का वैल्यू कम होता है, तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसलिए असेट में से इसको माइनस करने का। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, पीएनएल के डेबिट में आएगा। पीएनएल के डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि जब मेरे असेट्स का वैल्यू कम होगा, जब मेरे असेट्स का वैल्यू कम होगा, तो ये मेरे लिए लॉस है, ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। और जब भी लॉस की बात होगी, तो किस अकाउंट को याद किया जाएगा, पीएनएल के डेबिट को। इसलिए वो सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आएगा। पीएनएल के डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि लॉस है अपने लिए। पीएनएल के डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। नेक्स्ट हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर इसको बोलेंगे अनपेड एक्सपेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई मेरा पर्टिकुलर एक्सपेंस पे करना बाकी है। जैसे कि मुझे वर्कर की सैलरी पे करना बाकी है, मुझे मेरे ऑफिस का रेंट पे करना बाकी है, मेरे फैक्ट्री के एम्प्लॉयज का वेजेस पे करना बाकी है। तो कोई भी पर्टिकुलर अगर एक्सपेंस आपको पे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा ऐड टू एक्सपेंस। तो जो भी आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस रहेगा ना, उसमें जाके आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है देखो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब सैलरी, तो समझो कि मेरा एक एम्प्लॉय है, इसको एक महीने की सैलरी में 1,000 रुपये देता हूँ, 1,000 रुपये। तो इंटू अगर मैं 12 करूंगा, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होती है, 12,000 रुपये होती है। 12 महीने की सैलरी कितनी होती है, 12,000। लेकिन मैंने अब तक उसको सिर्फ 10 महीने की सैलरी पे की है, तो मैं अपने खर्चे में कितना दिखाऊंगा, 10,000 दिखाऊंगा। मेरे को मेरी जो ऑफिस का जो एम्प्लॉय है, उसको एक महीने की सैलरी में देता हूँ 1,000 रुपये। तो साल में कितना महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 1,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पूरे साल भर का सैलरी कितना होता है, 12,000 उससे देना होता है मुझे, 12,000। लेकिन मैंने एक्चुअल में इसको कितना पे किया अब तक, सिर्फ और सिर्फ 10 है। 10 ही महीने का मैं पे कर पाया, 2 महीने का अब तक उसको पे नहीं कर पाया। तो मुझे मेरे हिसाब किताब में हर चीज एक्यूरेट बतानी है कि कितने महीने का आप उसको पे करते हो, एक्चुअल में कितना पे किया वो तो आएगा, जितना आपका पे करना बाकी है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जब आप लोग एक्चुअल कॉस्ट जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, तभी तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। मतलब जो 12,000 आपको देना था, 12 में से आपने 10,000 ही दिए, तो अभी आपको और कितना देना बाकी है, तो 2,000 देना बाकी है। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि प्लस ये मेरा आउटस्टैंडिंग है कितना, 2,000। तब जाके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा कितना ही दिखाई देगा, 12,000। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस अगर कभी भी लिख के दिया रहेगा, तो आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाके क्या करने का है, ऐड करने का। जिस पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बोला रहेगा, वहां पे जाके ऐड करो। मतलब मुझे वहां पे पूरे साल भर का हिसाब किताब दिखाना। अगर 9 महीने का पे किया है, तो मुझे 3 महीने का पे करना बाकी है। अगर 10 महीने का पे किया है, तो 2 महीने का मेरा पे करना बाकी है। तो उसका हिसाब लगा लो 2 महीने का कितना होता है, और उस पर्टिकुलर एक्सेस में ऐड कर दो। तो ज्यादातर आपको सीधा सीधा अमाउंट ही लिख के दिया रहेगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। तो जिस पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बोला जाएगा, वहां पे जाके आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। फिर सेकंड इफेक्ट किधर आएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या रहता है कि कोई खर्चा मुझे पे करना बाकी है, तो वो खर्चा मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जो गागा हो तो क्या होता है, लाला होता है। इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में आएगा। तो आपको लाइबिलिटीज में जाके लिख देने का, ये फलाना फलाना
जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, इतना हमारा बाकी है, इतना हमारा बाकी है, वो लायबिलिटीज में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट इसी का उल्टा हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। तो आपने कोई खर्चा पहले ही एडवांस में दे के रखा है, आपने कोई खर्चा पहले ही एडवांस में दे के रखा है। अब जैसे कि यही सेम एग्जांपल लेते हो सैलरी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो मुझे मेरे वर्कर को जो सैलरी देना है 1,000 एक महीने का देना है, 12 महीने का कितना होता है, 12,000 रुपये देना है। लेकिन मैंने इसको 2 महीने का और आने वाले साल का, आने वाला साल मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसके नेक्स्ट ईयर के 2 महीने का भी एडवांस में मैंने इसको टोटल दे के रखा है। मतलब यहाँ पे जो आपको सैलरी दिखाई देगी ना, वो टोटल 14,000 दिखाई देगी। 12 महीने का 12,000 और 2 महीने का मैंने इसको एक्स्ट्रा दे के रखा है, तो 2,000 उसमें ऐड करो, तो कि टोटल कितना हो जाएगा, 14,000। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 14,000 नहीं दिखा सकता। मुझे जो मेरा हिसाब किताब दिखाना है ना, वो सिर्फ 12 महीने का दिखाना है मुझे। तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा नेक्स्ट ईयर का, जो कुछ भी रहेगा, मुझे इसमें से मुझे हटा के निकालना पड़ेगा। तो बताओ इसमें कितने महीने का एक्स्ट्रा सैलरी ऐड है? तो 2 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी ऐड है। तो एक महीने की सैलरी कितनी है, 1,000, तो 2 महीने की कितने हो जाएगी, 2,000। तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्रीपेड 2,000। तब जाके मेरा एक्चुअल सैलरी कितना शो होगा माने में, 12,000 रुपये। तो मतलब हम लोग को जो खर्चा लिख के दिया रहता है, उस खर्चे में आने वाले साल का भी उसके अंदर ऐड रहता है। तो जो आने वाले साल का रहेगा, उसमें से आपको अब निकाल के फेंक देने का। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। इसलिए बोला जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम एक्सपेंस। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस में से आपको क्या करने का है, माइनस करना है। जिसके बारे में बोला रहेगा उसमें से माइनस करो। और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस किधर आएगा, असेट्स में आ जाएगा। तो जस्ट मैंने अभी आपको बैलेंस शीट सिखाया है, उसमें मैंने बताया कि प्रीपेड एक्सपेंस ना ही ट्रेडिंग में आ सकता है, ना ही पीएनएल में आ सकता है, ना ही पार्टनर्स कैपिटल में आ सकता है, ना ही बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आ सकता है। जो भी आपका खुद का घर होगा ना, वहीं पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपकी खुद का घर कौन सी चीज रहती है, असेट्स रहता है। इसलिए उसको आपको असेट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, आने वाले साल का है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा 12 महीने का खर्चा आ गया, पीएनएल में भी पूरा 12 महीने का खर्चा आ गया, पार्टनर्स कैपिटल में तो आ ही नहीं सकता है, लाइबिलिटीज में भी नहीं आ सकता, क्योंकि लाइबिलिटीज कर्जा होता है। तो बचा क्या, तो जो कुछ भी बचा कुचा कचरा रहेगा, वो सारे की सारी चीजें आपको अपने घर में रखनी पड़ेगी। तो आपका घर का नाम क्या है, असेट्स है, इसलिए उसको हम लोग असेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब ये होता क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 लाख रुपए का माल बेचा है या 50,000 का माल बेचा है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैंने 20,000 का माल बेचा था, 30,000 का माल बेचा था, बट मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 का माल, 30,000 का माल रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, तो आप क्या रिकॉर्ड करना भूल गए, सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए। ओके, तो मैं सेल्स में जाके इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स में जाऊंगा और सेल्स में जाके प्लस करूंगा। अब सेल्स कहाँ पे आता है, तो सेल्स आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। जो आप उसको भूल चुके हो, उसको जब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा ना, इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। लेकिन आपको क्या रखना है कि हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट देने का है आपको, 2 इफेक्ट देने का है। अब उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, तो सोचो कि आप लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हो, किसको सेल करते हो, किसको, तो कस्टमर को सेल करते हैं। और अकाउंट में कस्टमर किसको बोला जाता है, डेटर्स को बोला जाता है। तो हम लोग जो सेल करेंगे प्रोडक्ट, किसको सेल करेंगे, कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। डेटर मतलब संडे डेटर। वहां पे भी जाके आपको क्या कर देने का है, प्लस करने का। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको ऐड टू सेल्स करना है, सेल्स में जाके प्लस करना है, एंड ऐड टू डेटर करना है।
तो इस तरह आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स का दो इफेक्ट देने का। अब इसी का मिलता जुलता दूसरा भाई है जिसका नाम है अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज। अब ये अनरिकॉर्डेड परचेज क्या होता है, तो उसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ। अनरिकॉर्डेड परचेज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई चीज परचेज किया है, बट मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हिसाब किताब अगर मुझे सही करना है, सही बताना है, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या मैं रिकॉर्ड करना भूल गया? मैं परचेस रिकॉर्ड करना भूल गया। ओके, तो परचेस में जाके प्लस कर दो उसको। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी मैंने परचेस रिकॉर्ड किया रहेगा उस परचेस में जाके प्लस कर दूंगा। और परचेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। अब आपको सेकंड इफेक्ट देना है। आप लोग परचेस किससे करते हो? सप्लायर से खरीदते हो। परचेस किससे करते हैं? सप्लायर से खरीदते हैं हम लोग। कोई भी चीज कहाँ से खरीद के लाता है? सप्लायर से खरीद के लाते हैं। तो सप्लायर कौन होता है? क्रेडिटर होता है, मतलब संडी क्रेडिटर होता है। इसलिए उसमें जाके प्लस कर देने। मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये एड टू परचेस होगा और ये क्या होगा? एड टू क्रेडिटर होगा। तो आप लोग ऐसे जोड़ी जोड़ी में याद रखेंगे ना, तो आपको याद करने में थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसा। मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेस को जोड़ी में याद रखो। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को जोड़ी में याद रखो, तो आपको बहुत इजीली मतलब रिकॉल करने में इजी पड़ेगा आपको ऐसा। कैसे देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है तो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लायबिलिटी में आता है तो प्रीपेड एक्सपेंस किधर आएगा? असेट्स में आएगा। तो ऐसा जोड़ी में याद रखो तो दिमाग में अच्छी तरह बैठेगा ऐसा। मतलब आपको एक याद रखना है, दूसरे में आपको उल्टा कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स या फिर आरडीडी बोल सकते हैं, मतलब न्यू आरडीडी। तो फर्दर बैड डेट्स का मतलब होता है कि मैंने कस्टमर को कोई सामान बेचा और कस्टमर ड्यूरिंग ईयर मैंने कोई कस्टमर को सामान बेचा है और कस्टमर वो मेरा सामान लेके भाग गया और मैं समझ गया कि मुझे मेरा पैसा मिलने वाला नहीं, तो मेरा एक्चुअल लॉस हो गया और नुकसान हो गया। फर्दर मतलब और नुकसान हो गया। न्यू आरडीडी का मतलब होता है कि मैंने कस्टमर को कोई सामान बेचा है और कस्टमर बोल रहा है कल आ, परसों आ, सरसों आ, चरसों आ, मरसों आ, टरसों आ, खरसों आ, लेकिन वो अब तक मेरा पैसा लेके भागा नहीं। अभी भी वो अपनी दुकान में बैठता है, काम भी करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भागा नहीं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे ऐसा सोच रहा है, ये लटकी दे रहा है, इसका मतलब शायद मुझे मेरा पैसा शायद नहीं मिलने वाला। डूबा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एस्टिमेशन कर रहा हूँ कि शायद मुझे मेरा पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब आपको डाउट है कि आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसको बोलते हैं आरडीडी। तो इसका दोनों का सेम इफेक्ट जाता है। तो आपको डाउट किस पे रहेगा? आपको उस कस्टमर के ऊपर रहेगा। तो अकाउंट में कस्टमर किसको बोलते हैं? डेटर को बोलते हैं। इसलिए डेटर में से माइनस करने का, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आपका लॉस हो रहा है, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। फिर दूसरा इफेक्ट आपको क्या देना है? पीएनएल के डेबिट में जाके आपको लिख देने का। पीएनएल के डेबिट में क्यों? क्योंकि आपके लिए लॉस है। तो जब भी अगर लॉस की बात होगी तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाएगा? पीएनएल के डेबिट को याद किया जाएगा। इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये क्या होता है? तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब होता है कि आपके फैक्ट्री के अंदर, आपके गोडाउन में, आपके ऑफिस में आग लग गया और आपका बहुत सारा गुड्स जल के राख हो गया। बहुत सारा गुड्स जल के राख हो गया। गुड्स मतलब स्टॉक। गुड्स मतलब क्या रहता है? स्टॉक। और स्टॉक स्टॉक का जो कुछ भी हिसाब किताब वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होता है। तो आपका गुड्स जल के राख हो गया, तो आपका गुड्स आपके पास से चला गया। गुड्स मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टॉक। तो आपका गुड्स आपके पास से चला गया, तो जो भी चीज जाती है इसको क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगा पहले। गुड्स मतलब मैं यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि स्टॉक का ही ट्रेडिंग होता है। तो आपका गुड्स जल के राख हो गया, तो आपके पास से आपका गुड्स चला गया, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। अब सेकंड इफेक्ट, अगर आपका गुड्स जल के राख हो गया है तो आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? तो ये तो मेरे लिए लॉस है। और जब भी लॉस होगी तो किस अकाउंट को याद किया जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। इसलिए सेकंड इफेक्ट आएगा इसका पीएनएल के डेबिट में।
ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर पे आएगा, सेम अब गुड्स से रिलेटेड ही सारे एडजस्टमेंट बताता हूँ। नेक्स्ट लिखा गुड्स स्टोलन। आपका गुड्स चोरी हो गया। गुड्स मतलब क्या होता है, स्टॉक आपका चोरी हो गया, तो आपका स्टॉक आपके पास से चला गया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो जब आपका गुड्स चोरी होगा तो आपके लिए तो लॉस है, इसलिए वो P&L के डेबिट में है, क्योंकि हमारे लिए लॉस शो होता है। सेम जैसे मैंने इसका इफेक्ट दिया, सेम इसका भी वही इफेक्ट है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया और लोगों को फ्री में बांटा मैं। तो गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक को मैं फ्री में बांट रहा हूँ। तो बोलो मेरे पास स्टॉक आएगा कि जाएगा, तो मेरे पास से जाएगा, और स्टॉक का जो कुछ भी हिसाब किताब है कौन सा अकाउंट में रहेगा, उनका ट्रेडिंग में, इसलिए पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट में। अब जब आप गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है। मतलब लोगों को आप फ्री में बांट रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो। तो जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, मतलब ये कौन सा खर्चा हो जाएगा, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस होगा। तो जो भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस होता है वो हमेशा P&L के डेबिट में आता है, P&L के डेबिट में आता है। अगर ऐसा नहीं समझना है तो आप लोग सोचो कि जब आप फ्री में गुड्स बांट बांट रहे हो तो इसमें तो आपका खर्चा ही होने वाला है। तो खर्चे की जब भी बात होगी तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाएगा, P&L के डेबिट। अगर जिनको स्मार्टली याद रखना है तो आप लोग ऐसा समझो कि वो एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट हमेशा सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस रहता है, इसलिए वो P&L के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर्स, जो बिजनेस का जो पार्टनर है वो बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करके लेके जा रहा है फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो बिजनेस में से अगर कोई पार्टनर गुड्स अगर पर्सनल यूज करने के लिए लेके जा रहा है तो बिजनेस में से गुड्स जाएगा। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग में आती है, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ठीक है, अगर पर्सनल यूज है तो ये तो ड्राइंग हो जाएगा। तो ड्राइंग किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि डी से होता है डेबिट और डी से होता है ड्राइंग, इसलिए आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो जितने भी मैंने यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट लिख के दिए तो सबके इफेक्ट सेम ही जा रहे हैं। देखो तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, उसमें भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो गुड से रिलेटेड जो भी आएगा फर्स्ट इफेक्ट आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देने का। फिर आपको यहाँ पे ये सोचना है कि जल की राख हो गया तो लॉस है, इसलिए P&L के डेबिट में, चोरी हो गया लॉस है, इसलिए P&L के डेबिट में, हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री में तो हमारे लिए खर्चा है, या फिर हमारे लिए एडवर्टीजमेंट है, इसलिए P&L के डेबिट में। अगर पार्टनर निकाल के लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में, ऐसा यहाँ पे इफेक्ट आता है। सबका एक ही मतलब एक याद करो, इसका फायदा आपको सब में मिलने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट। नेक्स्ट है गुड्स, नहीं चलो ये नेक्स्ट वाले उस पे करता हूँ मैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। तो मैंने लिखा है कि गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपका गुड जल के राख हो गया और आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया। मतलब जब इंसान क्या करता है, लॉस से बचने के लिए अपने गुड्स का अपने स्टॉक का क्या निकालता है,
इंश्योरेंस निकाल। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अगर उसको कुछ पैसा दिया है तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा? तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है ना जिसके 3 इफ़ेक्ट जाते हैं, 3 इफ़ेक्ट। आपको एग्ज़ाम्पल देते हुए चलूँगा। तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब होता है कि आपका गुड्स जल के राख हो गया। तो आपका गुड्स आपके पास से चला गया, मतलब स्टॉक आपके पास से चला गया, और स्टॉक से रिलेटेड जो भी आइटम रहता है वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। इसलिए फर्स्ट इफ़ेक्ट आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखने का है। तो समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 का आपका गुड्स जल के राख हो गया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में 10,000, ठीक है? और आपने अपने स्टॉक का, अपने गुड्स का आपने इंश्योरेंस निकाल के रखा था। अपनी चीज़ का आपने क्या निकाल के रखा था? इंश्योरेंस निकाल के रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अगर पैसा देगी, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ पैसा दिया, समझो 6,000 दिया, 8,000 दिया, कुछ भी दिया पैसा, तो आपने अपनी चीज़ का इंश्योरेंस निकाल के रखा है ना, तो अपनी चीज़ों को हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? असेट्स में। इसलिए सेकंड इफेक्ट आएगा असेट्स में। तो असेट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम करके। तो समझो कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 8,000 रुपए दिया, तो वो असेट्स में रिकॉर्ड हो जाए। अब सोचो, आपका गुड्स जल के राख हुआ 10,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया 8,000 रुपया, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 2,000 का। तो जब भी नुकसान की बात होगी, जब भी लॉस की बात होगी, तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाएगा? पीएनएल के डेबिट को। तो इसलिए यहाँ पे 2,000। तो इस तरह इसका हिसाब किताब एकदम एक्यूरेट बैठेगा ऐसा। अगर आप दो इफेक्ट देंगे तो हिसाब किताब सही नहीं हो पाएगा। 10,000 का माल जल गया, 10,000 में से आपको 8,000 रुपया मिला, तो 2,000 का तो गैप हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका थर्ड इफेक्ट देना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट क्या हो पाएगा? बैलेंस हो पाएगा। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट जाते हैं, बस, बाकी और कोई नहीं। ठीक है? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट बात करते हैं। अब सारे इंटरेस्ट वाले आएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब पार्टनर लोग ने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या जो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको उनके कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पार्टनर के लिए इनकम है। वो पार्टनर के लिए क्या बन जाएगा? इनकम हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ठीक है? और उनके कैपिटल के ऊपर बिजनेस उनको पैसा दे रहा है ना। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने जैसा आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है? तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को 5 लाख रुपया दिया, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी मालूम है? लायबिलिटीज हो। ठीक है? तो बिजनेसमैन को ये 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस देगा, इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेसमैन के लिए तो ये तो इनकम हो गया, इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा। अब बिजनेस के एंगल के हिसाब से भी तो आपको सोचना है कि बिजनेस अगर उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा हो जाएगा। इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में है। क्योंकि जब भी खर्चे की बात होगी, जब कभी भी खर्चों की बात होगी, तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाएगा? पीएनएल के डेबिट को। इसलिए वो पीएनएल के डेबिट में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट अब सारे इंटरेस्ट वाले। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं कि बिजनेस में समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उस 1 लाख में से एक पार्टनर 20,000 रुपए निकाल के लेके जा रहा है फॉर पर्सनल यूज। मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या घूमने फिरने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो 1 लाख में से उसने 20,000 रुपए विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अब आपने जो बिजनेस में से पैसा निकाला है, आपने जो बिजनेस में से पैसा निकाला है, तो आपको उस पैसे के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने जो बिजनेस में से पैसा निकाला है, जो पैसा आप यूज करोगे, उस यूज किए हुए पैसे के ऊपर आपको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको हिसाब किताब सही रखना है, प्रॉपर वे में रखना है, तो इस तरह की आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो इंसान कभी पैसा रिटर्न ही नहीं करेगा। इसलिए आपने जो बिजनेस को पैसा दिया है, उसी पैसे में से अगर आप पैसा निकाल के लेके जा रहे हो फॉर पर्सनल यूज करने के लिए, तो उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। तो आपके लिए तो वो खर्चा है, तो जब भी खर्चा होगा,
जब भी खर्चा होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आता है, क्योंकि पार्टनर के लिए खर्चा है, लेकिन वो बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि बिजनेस को पैसा मिलेगा। तो जब भी इनकम की बात होगी ना, वो पीएनएल के क्रेडिट को याद किया जाएगा, क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट बनाया जा रहा है वो बिजनेस का बनाया जा रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है। ये पीसी डेबिट है, पीसी डेबिट, और ये पीएनएल क्रेडिट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा और बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट हमेशा कहाँ पे आता है? असेट्स में आता है। इसलिए इसका दो इफेक्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, असेट्स में आपने जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया है वहां पे जाके प्लस कर दो, क्योंकि वो इंक्रीज होने वाला है और ये आपके लिए इनकम है। इसलिए आपको पीएनएल के क्रेडिट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इनकम की और प्रॉफिट की बात होगी तो हमेशा पीएनएल के क्रेडिट को याद किया जाएगा, इसलिए वो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो आपने बैंक से लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपका पैसा और बढ़ेगा। मतलब अगर आपने बैंक से 100 रुपए लिया है, उसके ऊपर आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो टोटल बैंक वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा? 110 देना पड़ेगा। तो बैंक लोन कहाँ पे आता है? लाइबिलिटीज में आता है, तो वहां पे जाके प्लस कर दो इंटरेस्ट। और दूसरा, ये आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, और जब भी खर्चे की बात होगी तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाएगा? पीएनएल के डेबिट को, इसलिए पीएनएल के डेबिट में। क्योंकि बैंक लोन के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना रहता है, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा है, इसलिए डेबिट में आता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का मतलब होता है कि आपको बिल का पैसा मिलने वाला था कस्टमर से, आपको बिल का पैसा मिलने वाला था कस्टमर से, और आपको बिल का पैसा मिला ही नहीं। या फिर ऐसा समझो कि आपको कस्टमर ने वादा किया था कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको बिल का पैसा पे करेगा, बट वो आपको टाइम पे पैसा दिया ही नहीं, आपको टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो इसका दो इफेक्ट क्या देना, आपको पैसा नहीं मिला ना, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करने का, जो आपको पैसा नहीं मिला, आपने सोचा था इतना मिलेगा, आपको नहीं मिला, तो माइनस हो जाएगा, कितना नहीं मिला वो माइनस हो जाएगा। फिर वही कर्जा किसके ऊपर चढ़ जाएगा? कस्टमर के ऊपर चढ़ जाएगा, तो कस्टमर में जाके प्लस कर देंगे। कस्टमर का मतलब क्या रहता है? डेटर, तो डेटर में जाके हम लोग क्या कर देंगे? उसको प्लस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा, तो इसका मतलब क्या रहता है कि बिल का आपको टाइम पे पैसा नहीं मिला, तो इसलिए आपको बिल्स रिसीवेबल में से उसको क्या करना है? माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला, तो उतना आपको कम करना पड़ेगा। फिर वो कर्जा किस पे चढ़ जाएगा? कस्टमर के ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए कस्टमर में आके आपको क्या करने का? प्लस करना है। तो ध्यान देंगे तो दोनों इफेक्ट असेट्स में ही आ रहा है, प्लस हो रहा है और एक जगह माइनस हो रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी का उल्टा जुलता है। नेक्स्ट बिल्स पेबल डिसऑनर। अब बिल्स पेबल डिसऑनर वाला जस्ट लाइक वैसा ही, मतलब आपको बिल का पैसा पे करना था और आपने बिल का पैसा टाइम पे ही नहीं भरा। ओके, तो जब आप टाइम पे पैसा नहीं भरोगे तो आपने बिल्स पेबल क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। तो इसका भी सेम जस्ट लाइक इसके जैसे इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, बिल्स रिसेबल यहाँ से माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे बिल्स पेबल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने नहीं भरा। और यही फिर क्या हो जाएगा? सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रिएटर होता है, तो क्रिएटर में जाके आपको क्या कर देने का है? प्लस कर देने का, सेम। तो इसलिए 17 और 18 को आप लोग ऐसा जोड़ी में याद रखो, तो आपको इजी पड़ेगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग इनकम।
आउटस्टैंडिंग इनकम। अब ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है कि आपको बच्चों से फीस मिलना बाकी है, या फिर मुझे क्लाइंट से पैसा मिलना बाकी है, या फिर मुझे रेंट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, डिविडेंड मिलना बाकी है, मतलब कहीं से मेरे पास पैसा आने वाला है जो अब तक आया नहीं है। उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दी है, अब रेंट का पैसा अब तक मेरे पास आया नहीं, तो मेरे लिए वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, तो ऐड टू इनकम। तो आपको अपने इनकम में क्या करना है? प्लस करना है। जिस इनकम के बारे में बोला रहेगा आपको प्लस करना है। और ये आपके पास पैसा आने वाला है ना, तो कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आएगा तो वो हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? असेट्स में रिकॉर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम आपको ऐड टू इनकम में क्या करना है? प्लस करना है। जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया था कि मेरे को कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस देना बाकी है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब ये समझिए P&L अकाउंट है। अब P&L के क्रेडिट में इनकम आता है, तो जैसे भी रेंट है, रेंट मैंने यहाँ पे लिखा समझो कि 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन मुझे साल का रेंट कितना मिलता है मालूम है? 12,000 रुपये मिलता है। 12,000 मेरे को मिलता है, लेकिन अब तक आया कितना है? 10,000। तो कितना और आना बाकी है? तो 2,000 और आना बाकी है। इसलिए आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। तब जाके तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 12,000 पूरा शो करना पड़ेगा, तभी तो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट आ पाएगा। तो जो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी को भी आपको इसके अंदर क्या करना है? शो करना है ऐसा। आपको रेंट पूरे साल का 12,000 आता है, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 आया, तो और कितना आना बाकी है? तो जितना आना बाकी है उतना उसके अंदर प्लस कर दो। तो ये हो गया ऐड टू इनकम। और कहीं से अगर आपके पास पैसा आने वाला है तो आपके लिए वो असेट्स है, इसलिए यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन डेटर। अब डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब क्या रहता है? डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब होता है कि मैंने डेटर को डिस्काउंट दिया। 1 लाख रुपए उसको देना था, मैंने बोला कि भाई तू 10 दिन में पैसा दे दे, तेरे को मैं 10,000 का डिस्काउंट दे दूँ, तो 90,000 वो मेरे को पे करेगा। तो इंसान उस लालच में जल्दी पैसा पे करता है। तो मैंने डेटर को डिस्काउंट दिया, तो जब मैं डेटर को डिस्काउंट दूंगा तो डेटर मुझे पैसा कम पे करेगा, इसलिए डेटर में से माइनस करना है। क्योंकि वो आपको कम पैसे 1 लाख रुपए देना था, आपने इसको 5,000 का डिस्काउंट दिया, तो अब आपको कितना पे करेगा? 95 ना, तो पैसा तो कम हो जाएगा, इसलिए उसमें से कम करना है। और ये आपके लिए लॉस है, नुकसान है, इसलिए P&L के डेबिट में। और जब भी लॉस की बात होती है तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाता है? P&L के डेबिट। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, इसी का अपोजिट आता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अब इसका भी सेम वही इफेक्ट कि क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया तो मुझे उसको कम पैसा देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिटर में से माइनस करो, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए P&L के क्रेडिट में आएगा। और जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो हमेशा किस अकाउंट को याद किया जाएगा? P&L के। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, इस तरह। बस इतने 21 एडजस्टमेंट अगर आप लोगों को याद हो गए या जहन में फिट हो गया, शायद फिट भी हो गया रहेगा थोड़ा बहुत आइडिया, तो ऐसा 2-3 बार आप लोग लेक्चर लेक्चर चेकआउट करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस इतनी चीजें अगर आप लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लेना, तो मेरी गारंटी है कि आपका फाइनल रिक्वायरमेंट में 12 में से 12 मार्क्स गारंटी आ जाए। सॉरी, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स तो आपके टैली के ऊपर है। बस तो ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है, और ये बैलेंस शीट वाला पार्ट, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है जो 21, तो ये 21 एडजस्टमेंट यही साल के लिए नहीं है, आने वाले जितने साल में अगर आपको फाइनल अकाउंट आएगा ना, सब जगह आपको काम आने वाला। तो इसीलिए 12th में इस टॉपिक को खा जाओ, हजम कर लो ऐसा अच्छी तरह से, ताकि जब भी फाइनल अकाउंट का समय आए तो आप लोग फटफट झटपट आप लोग सम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।